ओके स्टूडेंट, पिछले दो वीडियोज में हमने कूलम्स लॉ को समझा, चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझा। अब हम कूलम्स लॉ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बताएंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, कूलम्स लॉ इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल। कैसा बेस है? एक्सपेरिमेंटल से। ओके, इट इज नॉट बी एस्टेब्लिश थ्योरेटिकली। हम उसे थ्योरेटिकली एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। कूलम्स लॉ इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। इट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड थ्योरेटिकली। ओके, कूलम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल के द्वारा बनाया गया रिजल्ट है। सेकंड, कूलम्स लॉ इज होल्ड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। इसके लिए है फॉर पॉइंट चार्ज एंड इज एप्लीकेबल फॉर चार्जेज एट रेस्ट। चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए और चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो वह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब चार्ज मोशन में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। इसलिए चार्ज कैसे होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए कूलम्स लॉ के लिए। ओके, अब ये आपको पता है, बोथ चार्जेस एक्सिस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। ओके, पिछले वीडियो में हमने देखा था 2F1 इक्वल टू माइनस F12। ओके, तो ये दोनों फोर्स दोनों चार्ज के ऊपर, ओके, जैसे सपोज करो एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। मान लो सपोज करो इधर F लग रहा तो इधर भी क्या लगेगा? F लगेगा। मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस एक सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? यदि दो बॉडी के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, सपोज करो ये चार्ज बॉडी ये है, एक चार्ज बॉडी ये है, तो सेंट्रल फोर्स से मतलब है कि सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो जो कूलम्बियन फोर्स है वह कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। नेक्स्ट, द फोर्स between two charges is not changed by the presence of other charges. सपोज करो कि एक दो चार्ज है, Q1 है, एक Q2 है। मान लो सपोज करो Q2 इसके ऊपर F फोर्स लगा रहा है। अब इधर कोई तीसरा चार्ज Q3 आ जाता है, तब भी Q2 इसके ऊपर F फोर्स भी लगाएगा। तो दूसरे चार्ज की प्रेजेंस की वजह से एक चार्ज द्वारा दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वह सेम रहता है। नाउ नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड अपॉन, किन पर डिपेंड होता है? देखो, पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस पर डिपेंड होगा। आपको पता ही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है। डिस्टेंस बिटवीन देम इस पर भी डिपेंड होता है। साथ में तीसरा होता है नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम किस मीडियम में चार्ज रखे हुए हैं उस पर भी डिपेंड होता है। ओके, नाउ सम एग्जांपल्स। टू स्मॉल आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर A and B each carrying a charge Q repel each other with a force F। ओके, दो स्मॉल आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है, उन पर चार्ज कितना है? Q है। और सपोज करो वो R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में F फोर्स लग रहा है। A third uncharged metallic sphere C of the same size is successively made to touch the sphere A and B। अनचार्ज स्फीयर C को पहले A से टच किया जाता है, फिर B से टच किया जाता है। ओके, and then removed away। What is the new force of repulsion between A and B? अब ओके, व्हेन C टचेज A, जब C A को टच करेगा तो दोनों में कितना चार्ज हो जाएगा? देखो C पर कितना चार्ज है? C पर चार्ज 0 है, A पर चार्ज Q है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज ऑन बोथ। कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन बोथ 0 प्लस Q अपॉन 2। C पर 0 चार्ज है, A पर Q चार्ज है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो Q/2 चार्ज हो जाएगा। कितना हो गया? A पर चार्ज Q/2 हो गया, C पर चार्ज कितना हो गया? Q/2 हो गया। अब इस C को फिर B से टच किया,
C touches with D charge on C and B। अब यहाँ पर आपको पता है D पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, C पर कितना चार्ज है, Q वाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो B और C पर इतना चार्ज हो जाएगा, इसको हम सिंपलीफाई कर ले तो कितना हो जाएगा, ओके दिस इज 3Q अपॉन 4। तो C और D दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q अपॉन 4। अब जो न्यू सिचुएशन बनी वो इस तरह से बनी, A पे चार्ज कितना है, Q/2 है, B पे चार्ज कितना है, 3Q/4 चार्ज बचा, दोनों का डिस्टेंस सेम है। अब पता करना है कि कितना फोर्स लगेगा, ओके। तो जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अब सपोज करो इस पे F1 फोर्स लग रहा, F1 फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, तो Q/2 into 3Q/4। तो F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/8 और Q²। अब यहाँ पर भी F किसके प्रोपोर्शनल था, तो अपना जो आंसर हो जाएगा F1 इक्वल टू हो जाएगा 3/8 F। जो पुराना फोर्स था उसके 3/8 हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए न्यू फोर्स बिकम 3/8 टाइम्स ऑफ द ओल्ड फोर्स। दिस इज आवर आंसर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, check that the ratio 1/4πε0 E square upon capital G ME into MP is dimensionless. Find the values of this ratio. What does it signify? Mass of proton MP क्या होता है, 1.67 into 10⁻⁻27 kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me 9.1 into 10⁻31 kg होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है। G कैपिटल G दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10⁻11 1/4πε0 9 into 10⁻9 दिए हुए हैं आपको, ओके। अब हमें इस रेशियो को पता करना है कि डायमेंशन कैपिटल G आया है और 1/4πε0 आया है। जब हम देखें ये जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, 1/4πε0 E into E/r²। इसको हम इक्वेशन पर ले लें। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ओके, इन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास m लिया है, प्रोटॉन का मास mp लिया है, तो हम देखें इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो Fg इक्वल टू हो जाएगा G me into mp/r²। दिस इज सेकंड। अब फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड किया हमने, तो Fe/Fg डिवाइड कर लिया, इसको सिंपलीफाई किया तो हमें ये मिला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो पूछा है और ये बताना है कि वो डायमेंशनलेस है। हाँ, डायमेंशनलेस होंगे। क्यों होंगे डायमेंशनलेस? क्योंकि जो क्वांटिटी दी हुई हमें वह दो फोर्स का क्या है, रेशियो है। अब हम इस फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10⁻9। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1.6 into 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू हमें दी हुई है, वो हमने रख दी यहाँ पर। एनी भी हमें दिया हुआ है, वो भी रख दिया। एनपी भी दिया हुआ है, इसको भी हमने रख दिया। अब हम जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो अपना जो वैल्यू निकलेगा वो 2.3 into 10⁻39 निकलेगा। तो पहला उसने क्या पूछा है, ये बताइए कि वो डायमेंशनलेस है क्या? हाँ, this ratio is the dimensionless because it is the ratio of two forces। दो फोर्सेस का रेशियो है, इस वजह से क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। किन किन फोर्स का रेशियो है? इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है।
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में। और इससे हमें और क्या जानकारी मिलती है, व्हाट डज इट सिग्निफाई, इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, 10⁻39 टाइम्स, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। F is greater than F। आपने देखा होगा कि जब हम सूखे बालों में कोई स्केल को जब करते हैं, रगड़ते हैं, तो स्केल स्मॉल पीस ऑफ बिट्स को अपनी ओर खींच लेता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी अपनी ओर क्या कर लेता है, वो खींच लेता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। नहीं हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसका मीनिंग क्या है, चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, Q इक्वल टू n। n इंटीजर है, इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4 या फिर -1, -2, -3, इस तरह से इंटीजर है। तो अपना जो किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा या तो E होगा या फिर 2E या 3 या 4E या 5 इस तरह से, या फिर -E, -2E, -3E, -5। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charge। जब हम large scale charge को डील करते हैं तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ओके, when dealing with macroscopic charges, that is large charge, because charge on electron is very small। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल होता है टू द लार्ज स्केल चार्ज। इस वजह से हम उसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज आ जाते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस कैसे कंसिस्टेंस है, बिफोर रबिंग दोनों पे गिलास और सिल्क पे कितना चार्ज था, नेट चार्ज 0 था क्योंकि दोनों न्यूट्रल थे। आफ्टर रबिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज डेवलप्ड ऑन गिलास रॉड एंड सिल्क, तो दोनों पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग दोनों पे नेट चार्ज 0 होगा। इसलिए यह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, क्योंकि बिफोर रबिंग नेट चार्ज कितना था, ग्लास और सिल्क पर 0 था। आफ्टर रबिंग दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप हुए, तब भी नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो यह प्रोसेस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है। ओके, अंडरस्टूड। टू इंसुलेटेड एग्जांपल है, चार्ज कॉपर स्फीयर A and B of same size have their centers 50 centimeter apart in air. Find the mutual force of repulsion if each charge is 6.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb। तो Q1 कितना दिया हुआ है, 6.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb दिया हुआ है। ओके, Q2 कितना दिया हुआ है, 6.5 into 10 raised to power minus 7 कूलम दिया हुआ है। R 50 सेंटीमीटर तो 1/2 मीटर लिख सकते हैं इसे। ओके, अब F इक्वल टू 9 into 10 raised to power 9 पहला चार्ज, दूसरा चार्ज अपॉन r² डिस्टेंस। ओके, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4, 9, 6.5, 6.5, 10 raised to power minus 7, 10 raised to power minus 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 raised to power minus 14, उसका 10 raised to power 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 raised to power minus 5 बचेगा। तो F इक्वल टू आ जाएगा 1.5 into 10 raised to power minus 2 न्यूटन रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स क्यों आएगा, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी। ओके,
what would be the force of repulsion if charge on each sphere is double, चार्ज को डबल कर दिया जाए and the distance between them be half. ओके, तो B का फर्स्ट है Q1 डैश कितना हो गया 2Q1, Q2 डैश कितना हो गया 2Q2, R डैश कितना हो गया R/2, तो F डैश कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का होल स्क्वायर। अब इसमें Q1 Q2 की हम वैल्यू पुट कर दें 2Q1 2Q2 R/2 का होल स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, R/4 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो ये होगा 16 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 है, F अपन पहले निकाल चुके हैं 1.5 into 10 raised to power -2, तो 24 into 10 raised to power -2 न्यूटन हो जाएगा या फिर 0.24 न्यूटन हो जाएगा। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है तो बोथ स्फीयर ए एंड बी प्लेस्ड इन वाटर, वाटर में प्लेस कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 81 दिया हुआ है, तो F डबल डैश ऑन प्लेसिंग चार्ज स्फीयर ऑन वाटर, F डबल डैश कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K से डिवाइड हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो जो F अपॉन K हो जाएगा F अपॉन 81, F आपको कितना दिया हुआ है 1.5 into 10 raised to power -2, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए में फाइंड किया है, तो अपना ये 1.85 into 10 raised to power -4 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टू पॉजिटिव चार्जेस स्ट्रेंथ 0.1 मीटर, दो पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, repel each other with a force of 80 न्यूटन, 80 न्यूटन फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं। If the sum of the charges be 9 microcoulomb, then calculate their separate value। दोनों चार्जेस का सम कितना दिया हुआ है 9 माइक्रोकूलम Q1 प्लस 9 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, F 80 न्यूटन दिया हुआ है, R 0.1 मीटर दिया हुआ है। तो फार्मूला होता है अपना F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो Q1 हम लेंगे, जो Q2 लेंगे वो माइक्रोकूलम में, किसमें है माइक्रोकूलम में, उसे हम मल्टीकूलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10 raised to power -6 के साथ लिखना पड़ेगा। तो पहला चार्ज कितना है Q1 into 10 raised to power -6, दूसरा चार्ज कितना है Q2 into 10 raised to power -6, ओके, और 0.1 उनके बीच का क्या है। अब 10 raised to power -6 10 raised to power -6 10 raised to power -12 हो जाएगा, और 10 raised to power 9 का इंटू होगा तो ये प्लस 9 हो जाएगा, 9 Q1 Q2 0.1 हो जाएगा, 10 raised to power -3 बचेगा, ये Q1 Q2 ये पॉइंट हटेगा तो 10 से इंटू होगा, इसका पॉइंट हटेगा तो 10 से इंटू होगा, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू Q1 Q2 इंटू 1/10 या Q1 Q2 इक्वल टू 20। अब देखो Q1 Q2 20 है और Q1 प्लस Q2 9 है, तो Q1 4 माइक्रोकूलम होगा और Q2 5 माइक्रोकूलम होगा, या फिर Q1 5 माइक्रोकूलम होगा और Q2 4 माइक्रोकूलम होगा, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।